नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग मुख्य सेविका परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं और यह हमारा प्रैक्टिस सेट तीसरा है। आइए इस पर बात करते हैं। प्रश्न ये है कि कोरोना रोधी नोजल स्प्रे किस देश द्वारा विकसित किया गया था। जो कोरोना की दवा थी नोजल स्प्रे किस देश ने विकसित किया था। चार ऑप्शन है, ब्रिटेन, चीन, अमेरिका, भारत। तो हम जानते हैं कि कोरोना रोधी नोजल स्प्रे ब्रिटेन के द्वारा विकसित किया गया था। अगला, शरीर का भार कम करने वाले संतुलित आहार में नहीं लेना चाहिए। बार बार बताया जा रहा है कि प्रश्न को पढ़ते समय नहीं और हाँ दोनों में फर्क को समझना है। दूध व अंडा, मांस व दालें, अधिक मिठाई या नमकीन भोज्य, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि अधिक मिठाई, नमकीन और भोज्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए। अगला, यूट्रस। यूट्रस का आकार कैसा होता है। ऑप्शन ए, बादाम के आकार का, डाम के आकार का, नाशपाती के आकार का, अन्य का। तो हम जानते हैं कि जो हमारा यूट्रस होता है उसका जो आकार होता है वो नाशपाती के आकार का होता है। कई बार पूछता है UNICEF, यूनिसेफ। यूनिसेफ का पूरा क्या नाम है। चार ऑप्शन दिया गया है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या गतिविधि कोष, उपयुक्त सभी। ऐसा नहीं है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड इसका नाम है। यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी चाइल्ड इमरजेंसी फंड यूनिसेफ का पूरा नाम है। अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी UNDP इसका नाम है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या गतिविधि कोष UN पॉपुलेशन फंड UNPF इसका नाम है। तो यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से गर्भ निरोधक का अस्थायी साधन क्या है। ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, कापर्टी, एपेंडेक्टोमी। तो हम जानते हैं कि निम्न की गर्भ निरोधक का अस्थायी साधन कापर्टी है। अगला, USAID का पूरा नाम क्या है। चार ऑप्शन है। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या गतिविधि कोष। तो हम जानते हैं USAID का पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है। जन्म के समय लगाया जाता है। BCG का टीका, पेंटावेलेंट का टीका, खसरे का टीका, DPT का टीका। हम जानते हैं कि जन्म के समय BCG का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न, एक गर्भवती महिला को निम्न में से कौन सा टीका आवश्यक रूप से लगाया जाना चाहिए। BCG का, TT का, खसरे का, DPT का। तो इसमें TT का टीका आवश्यक रूप से लगाना चाहिए। मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं। मातृ मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं। चार ऑप्शन है। किसी क्षेत्र में एक वर्ष में 1000 की अनुमानित मध्य वर्ष जनसंख्या पर होने वाले कुल जीवित बच्चों की संख्या। नहीं, किसी क्षेत्र में एक वर्ष में 1000 की अनुमानित मध्य वर्ष जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु की संख्या। एक वर्ष में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों पर उसी वर्ष गर्भावस्था, प्रसव अथवा सूतिकावस्था के दौरान गर्भावस्था या प्रसव संबंधी समस्याओं के कारण महिलाओं में होने वाली कुल मृत्यु की संख्या। अगला ऑप्शन है, एक वर्ष में 1000 पैदा हुए जीवित बच्चों पर उसी वर्ष होने वाली शिशुओं की कुल मृत्यु संख्या। तो हम जानते हैं कि मातृ मृत्यु दर क्या होती है। एक वर्ष में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों पर उसी वर्ष गर्भावस्था, प्रसव अथवा सूतिकावस्था, प्रसूति के अवस्था के दौरान जितनी माताएं मरती हैं उनको हम मातृ मृत्यु दर से संबोधित करते हैं। अगला हमारा प्रश्न, गति से हो रही जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव में क्या शामिल है। गरीबी एवं बेरोजगारी, जीवन स्तर में गिरावट, बढ़ता हुआ शहरीकरण और उपयुक्त सभी। तो हम जान रहे हैं कि देश में तीव्र गति से जब जनसंख्या बढ़ेगी तो गरीबी एवं बेरोजगारी होता भी बढ़ेगी, शहरीकरण का स्तर भी बढ़ेगा, जीवन स्तर में गिरावट आएगी। तो ये हमारा ऑप्शन सभी सही है। अगला, JSY योजना के अंतर्गत लाभार्थी कौन है। वे महिलाएं जिनका संस्थागत प्रसव सरकारी अथवा अधिकृत अस्पताल में हुआ हो, धात्री महिलाएं, 5 वर्ष की उम्र तक के बच्चे, सभी मधुमेह ग्रसित महिलाएं। तो हम जानते हैं कि जो JSY योजना है उसके अंतर्गत वे महिलाएं लाभार्थी होंगी जिनका संस्थागत प्रसव सरकारी अथवा अधिकृत अस्पताल में हुआ होगा। क्षय रोग दिवस मतलब TB दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन है। 24 मार्च, 21 दिसंबर, 23 सितंबर, 15 अगस्त। तो विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च।
एड्स क्या है? एड्स एक विषाणु जनित रोग है, जीवाणु रोग है, प्रोटोजोआ है, फफूंदी से होने वाला रोग है। तो एड्स विषाणु वाला रोग है। अब निम्न में से संक्रामक बीमारी कौन है? मधुमेह, अस्थिभंग, हृदय विफलता और टेटनेस। तो हम जानते हैं कि निम्न में से संक्रामक बीमारी क्या है? टिटनेस है। प्रश्न, एक गर्भवती महिला की LMP 10-0-15 है तो उसकी EDD क्या होगी? 4 ऑप्शन है, 17-9-15, 11-11-15, 17-10-15 और 10-9-15। तो हम जानते हैं कि एक गर्भवती महिला की LMP इतनी है तो उसकी EDD 1-7-10-15 होगी। एक साथ नहीं, ये 17-10। आगे, एनीमिया रोग का क्या लक्षण है? अगला हमारा प्रश्न है, भूख नहीं लगना, सांस लेने में कठिनाई, त्वचा का पीलापन, ये सभी। तो एनीमिया में आपके ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं। भूख भी नहीं लगेगा, सांस लेने में कठिनाई होगी, त्वचा का पीलापन होगा, ये सभी। जब शरीर में खून की कमी होती है तो त्वचा का रंग अपने आप पीला हो जाता है। ये हमारे चारों ऑप्शन सही है। दूसरा नाम क्या है? ब्लैक ज्वर, स्ट्रीट ज्वर, हाइड्रोफोबिया, पीत ज्वर। तो हम जानते हैं कि रेबीज रोग का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया है। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर, पानी से डर, हाइड्रोफोबिया। तो रेबीज रोग का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया। पेंटावेलेंट क्या है? एक गर्भ निरोधक साधन, एक वैक्सीन का प्रकार, एक दवा जो कि डार्ट्स थेरेपी के दौरान उपयोग में लाई जाती है, या अवशिष्ट पदार्थ को डालने का कचरा पात्र। नहीं, तो हम जानते हैं पेंटावेलेंट क्या है? एक वैक्सीन का प्रकार है। अवस्था में महिला द्वारा अपने नवजात को स्तनपान करवाना कब प्रारंभ कर देना चाहिए? जन्म के दूसरे दिन, जन्म के तुरंत बाद, आधे घंटे के अंदर, जन्म के 4 घंटे बाद, जन्म के 6 घंटे बाद। तो सामान्य प्रसव की अवस्था में जो महिला होती है अपने शिशु को जन्म के तुरंत बाद आधे घंटे के अंदर स्तनपान करवाना प्रारंभ कर देना चाहिए। दूसरा प्रश्न, एक बच्चे को विटामिन ए की पहली खुराक 9 माह की उम्र पर दी गई है तो दूसरी खुराक कब दी जाएगी? 6 महीने बाद। 4 ऑप्शन है, 10 माह की उम्र पर, 13 माह की उम्र पर, 15 माह की उम्र पर और 24 माह की उम्र पर। तो बच्चे को दूसरी खुराक 15 माह की उम्र पर दी जाएगी। जाने वाले निम्न खाद्य पदार्थों में से कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दही, खोआ, पनीर, ये सभी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ये सभी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से एक व्यक्ति को कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 2 किलो कैलोरी, 6.5 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी, 1000 किलो कैलोरी। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से व्यक्ति को 4 किलो कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, प्रायः सामान्य वजन वाले लोगों की तुलना में मोटे लोगों का BMI, बॉडी मास इंडेक्स, क्या होता है? अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम जानते हैं कि सामान्य व्यक्ति की तुलना में जो लोग मोटे होते हैं या जिनका वजन ज्यादा होता है उनका BMI क्या होता है? अधिक होता है। हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप। 2 होता है, एक हाइपो और एक हाइपर। हाइपो मतलब निम्न और हाइपर मतलब उच्च। हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन, हाइपो मतलब निम्न रक्तचाप और हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप। तो हाइपरटेंशन की समस्या मुख्य रूप से किस प्रकार के लोगों में पाई जाती है? 5 साल के बच्चों में, किशोरों में, गर्भवती महिलाओं में या 40-45 वर्ष से अधिक की उम्र वाले लोगों में। तो जो हाइपरटेंशन, जो तनाव की उच्च अवस्था होती है, वो 40 से 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले के लोगों में पाई जाती है। अब देखिए, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? यह बार बार पूछा जाता है। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? मूत्र का पीएच मान क्या होता है? ये 2 प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। मानव रक्त का पीएच मान 4 ऑप्शन दिया है, 7.4, 7.8, 8.2 और 10। तो हम जानते हैं मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आगे, मादा पेल्विस में इनोमिनेट हड्डियां कितनी संख्या में पाई जाती है? तो ऑप्शन में 2, 4, 6 और 3। तो हम जानते हैं कि 2 हड्डियां पाई जाती है। एक गर्भवती महिला में डिलीवरी की संभावित तिथि ज्ञात करने का क्या सूत्र है? डिलीवरी की संभावित तिथि बराबर अंतिम मासिक चक्र का प्रथम दिन प्लस 280 दिन। डिलीवरी की संभावित तिथि बराबर अंतिम मासिक चक्र का प्रथम दिन प्लस 9 महीने। डिलीवरी की संभावित तिथि बराबर अंतिम मासिक चक्र का अंतिम दिन प्लस 280 दिन। डिलीवरी की संभावित तिथि बराबर मासिक चक्र का अंतिम दिन प्लस 9 महीने। तो हम जानते हैं कि गर्भवती महिला में डिलीवरी की संभावित तिथि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? पहला ऑप्शन, डिलीवरी की संभावित तिथि बराबर अंतिम मासिक चक्र का प्रथम दिन प्लस 280 दिन।
अगला प्रश्न, पीपीएच का पूरा नाम क्या है? प्रसव पूर्व रक्तस्राव, प्रसव पूर्व देखभाल, पोस्टमार्टम हेमरेज, प्रसव की संभावित तिथि। तो हम जानते हैं क्या होता है पोस्टमार्टम हेमरेज। पोस्टमार्टम हेमरेज पीपीएच का पूरा नाम है। आगे, मानव मादा में प्रसव प्रक्रिया की कौन सी स्टेज को अवलोकन अवस्था भी कहा जाता है? प्रथम स्टेज, तृतीय स्टेज, द्वितीय स्टेज, चतुर्थ स्टेज। तो हम जानते हैं कि मानव मादा में प्रसव प्रक्रिया की कौन सी स्टेज को अवलोकन अवस्था कहा जाता है? तो जो चतुर्थ स्टेज होता है, चौथी अवस्था होती है, उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न, गर्भावस्था के दौरान महिला को आईटी के 2 टीके लगाए जाते हैं। दूसरा टीका पहले टीके के कितने दिन बाद लगाना चाहिए? 15 दिन, 1 दिन, 2 माह और 9 दिन। तो 1 दिन बाद। अगला हमारा प्रश्न है, एक गर्भवती महिला में सर्वाधिक परिवर्तन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? योनि में, सिर में, गर्भाशय में, शरीर के सभी भागों में समान मात्रा में परिवर्तन पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा सही कि जब गर्भवती महिला में सर्वाधिक परिवर्तन किस में पाया जाएगा? गर्भाशय में। अगला प्रश्न, एक गर्भवती महिला में कौन सा लक्षण की मौजूदगी एक गर्भवती महिला में एक्लेम्पिया होने की ओर इशारा करती है? उच्च रक्तदाब, बुखार एवं प्रोटीन यूरिया, अत्यधिक उल्टी होना, योनि में असामान्य रक्तस्राव, उच्च रक्तदाब, दौरे एवं प्रोटीन यूरिया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, अत्यधिक उल्टी होना। निम्न में से गर्भाशय के चारों ओर पाई जाने वाली सबसे मोटी दीवार किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन है, मेनिनेजेस, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरिकार्डियम। तो इसका ऑप्शन क्या है? जो गर्भाशय के चारों ओर मोटी दीवार होती है सबसे, उसको मायोमेट्रियम कहते हैं। आगे, कि नर एवं मादा युग्मकों के मिलने के पश्चात बने युग्मनज के आरोपण की प्रक्रिया किस दिन पूर्ण होती है? निषेचन के दूसरे दिन, निषेचन के 11वें दिन, निषेचन के मासिक चक्र के 14वें दिन, मासिक चक्र के 25वें दिन। तो हम जानते हैं कि जो नर एवं मादा युग्मक होते हैं उनके मिलने के पश्चात बने युग्मनज के आरोपण की प्रक्रिया निषेचन के 11वें दिन पूर्ण हो जाती है। अगला प्रश्न, एएनसी से आप क्या समझते हैं? प्रसव पूर्व रक्तचाप, प्रसव पश्चात रक्तस्राव, प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव की संभावित तिथि। तो एएनसी का पूरा नाम प्रसव पूर्व देखभाल से है। पेंटावेलेंट की प्रथम खुराक कब दी जाती है? जन्म के समय, 10 सप्ताह की उम्र पर, 6 सप्ताह की उम्र पर, 14 सप्ताह की उम्र पर। तो हम जानते हैं कि बच्चों को पेंटावेलेंट की प्रथम खुराक 6 सप्ताह के उम्र पर दी जाती है। पेंटावेलेंट का टीका कितनी बीमारियों से बचाव करता है? 2 बीमारी, 3 बीमारी, 4 बीमारी। तो जो पेंटावेलेंट का टीका होता है वह 5 बीमारियों से हमारी सुरक्षा करता है, अर्थात बच्चों की सुरक्षा करता है। एक महिला के प्रसव की प्रथम अवस्था से द्वितीय अवस्था में जाने पर गर्भाशयी संकुचनों की अवधि बढ़ती है, घटती है, न घटती है, न बढ़ती है? कुछ महिलाओं की घटती है जबकि कुछ की बढ़ती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा कि एक महिला के प्रसव की प्रथम अवस्था से द्वितीय अवस्था में जाने पर गर्भाशयी संकुचनों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। शिशु की गर्भ प्रस्तुति से आप क्या समझते हैं? गर्भस्थ शिशु की आक्सीपट एवं गर्भवती माता की पेल्विस के मध्य का संबंध। गर्भस्थ शिशु का वह भाग जो गर्भाशय के निचले सिरे में स्थित होता है। गर्भाशय में मौजूद गर्भस्थ शिशु के विभिन्न भागों का आपस में संबंध या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि गर्भस्थ शिशु की गर्भ प्रस्तुति से आशय क्या है? गर्भस्थ शिशु का वह भाग जो गर्भाशय के निचले सिरे में स्थित होता है। अगला, एक महिला के मूत्र में HCG की उपस्थिति किस स्थिति को इंगित करता है? महिला के गर्भवती होने को, किडनी की अनुपस्थिति को, मूत्र मार्गीय संक्रमणों की उपस्थिति को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह प्रस्तुत करता है महिला के गर्भवती होने को HCG की उपस्थिति। प्रसव के लक्षणों में शामिल है, इसकी शुरुआत स्वतः होती है, इसे यूटोरिया के नाम से जाना जाता है। प्रसव से संबंधित जटिलताएं अनुपस्थित होती हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो असामान्य प्रसव, इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, हमारा ऑप्शन है। प्रथम गर्भावस्था में प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि क्या होती है? 2 से 3 दिन, 4 से 5 दिन, 14 से 16 घंटे और 2 से 3 सप्ताह।
तो हम जानते हैं कि प्रथम गर्भावस्था में प्रसव की प्रथम अवस्था क्या होती है? 14 से 16 घंटे। अगला प्रश्न, संकुचन को क्या कहते हैं? ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन, जैकमियर संकुचन, पिनाई संकुचन या गुडेल संकुचन। तो गर्भावस्था के दौरान पाए जाने वाले संकुचन को हम क्या कहते हैं? ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन। निम्नलिखित में से गर्भाशय में मौजूद गर्भस्थ शिशु का सबसे सामान्य गर्भ प्रस्तुति का अंग क्या है? चेहरा, वर्टेक्स, टांग और पीठ। तो इसका क्या ऑप्शन होगा सही? वर्टेक्स। अगला, गर्भस्थ शिशु की सबसे सामान्य प्रकार की स्थिति क्या है? लंबवत स्थिति, तिरछी स्थिति, आड़ी स्थिति, उल्टी स्थिति। तो गर्भस्थ शिशु की सबसे सामान्य प्रकार की स्थिति लंबवत स्थिति को हम कहते हैं। नाम क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, इनमें से कोई नहीं। तो NHRM का पूरा नाम नेशनल हेल्थ रूरल मिशन है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है। अब निम्नलिखित बीमारियों में से बैक्टीरिया जनित संक्रामक बीमारी कौन सी है? पोलियो, खसरा, डिप्थीरिया या ए और सी। तो हम जानते हैं कि बैक्टीरिया जनित संक्रामक बीमारी को क्या कहते हैं? डिप्थीरिया। बिंदुक संक्रमण द्वारा रोग संचरण का क्या उदाहरण है? HIV पॉजिटिव व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने पर HIV का संचरण, क्षय रोग से ग्रसित किसी व्यक्ति के खांसी या छींकने पर क्षय रोग का संचरण, दूषित जल के उपयोग में अमीबियासिस का संचरण, मच्छर द्वारा मलेरिया का संचरण। तो हम जानते हैं बिंदुक संक्रमण, जैसे हम सांस लेते हैं तो जो थूक के कुछ बूंदे आ जाती है उसको बिंदुक संक्रमण कहते हैं, या धूल के द्वारा जो संक्रमण फैलता है। तो जो TB बीमारी होती है उसमें इसी प्रकार का संक्रमण संचरण का कारण होता है। ORS का उपयोग मुख्यतः किस बीमारी में किया जाता है? पोलियो, डिप्थीरिया, खसरा और हैजा। तो ORS का प्रयोग हम किस में करते हैं? ORS का प्रयोग जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तब हम ORS का प्रयोग करते हैं। ORS का प्रयोग मतलब शरीर में नमक, चीनी और पानी और नींबू को मिला के ORS का घोल बनाया जाता है। तो यह हैजा होता है। हैजा मतलब एकदम पतला दस्त होने लगता है। ऐसे किस बीमारी के संचरण में चूहों का योगदान होता है? बताइए। चूहों से फैलने वाला प्लेग है कि टाइफाइड है कि मलेरिया है कि स्केबिस है? तो चूहों से फैलता है प्लेग। ये रही आज की हमारी प्रैक्टिस सेट कक्षा। आपको कक्षाएं कैसी लगती हैं कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।